Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is Daya Pawar. I am presently working in the Income Tax Department as an Assistant Director through the UPSC. Friends, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम करियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस यहाँ लेकर के आते हैं, सो दैट यू कैन ईजीली गेट दोज वीडियोस। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज़ यूनिक टॉपिक। मैंने इस टॉपिक को बहुत पहले से मेरे माइंड में था कि मैं इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करूँगा। एंड अब तक जितने भी मैंने अपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किए हैं, जितने भी मैंने करियर गाइडेंस से रिलेटेड में जो यहाँ वीडियोस बना के आप लोगों तक लेके आया हूँ, उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट कड़ी में उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। लेकिन ये थोड़ी सी हट के है। ये वीडियो है कि हाउ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, व्हाट आर दी पॉसिबल स्टेप्स एंड व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी वी हैव टू फॉलो सो दैट वी कैन ईजिली क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये स्पेशली उन सभी लोगों के लिए लाभदायक रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दे रहा हो, या अपर सबऑर्डिनेट लोअर सबऑर्डिनेट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, या और कोई एग्जामिनेशन दे रहा है, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, उसी से रिलेटेड आज का ये मेरा टॉपिक है। ये टॉपिक मैं बहुत पहले से भी सोच रहा था कि आप लोगों तक लेके आऊँगा, लेकिन समय नहीं मिला। आज समय निकाल के मैंने सोचा कि आज इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और ये वीडियो पिछली सारी वीडियो से थोड़ी सी हटके है और रियल लाइफ में जो मैंने फेस की है, अपने जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन शुरू की थी, उस समय जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो मैंने फ़ील किया कि क्या मेरी मिस्टेक्स रही या कैसे मुझे बेस्ट वे में तैयारी करनी चाहिए, जो मैंने सोचा, जो मैंने स्ट्रेटजीज़ अपनाई, अपने नेगेटिव जो भी नेगेटिविटी थी उसमें उसको हटाया, या जो भी लूपहोल्स थे मेरी तैयारी में उसको साइड किया और स्ट्रेटजी को राइट डायरेक्शन में लेके आया। तो ये सारा जो मैंने अब तक जितने भी मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं, लगभग काफ़ी लोग आप लोग मेरे से परिचित हो, आपको शायद मैंने पहले और दूसरे वीडियोज़ में भी बताया था अपने बारे में। मैं इसीलिए ये यहाँ पे ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए तो बिल्कुल मतलब सटीक रही है और होप आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ, आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो और हो सकती है। इसीलिए मैं इस वीडियो को आज ये आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ कि जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की, इस स्ट्रेटजी के साथ जितने भी मैंने लगभग एग्ज़ाम दिए, ऑलमोस्ट मैंने सारे एग्ज़ाम क्रैक किए। अप्रॉक्सीमेटली रिटन एग्ज़ाम की मैं ये बात कर रहा हूँ, जो रिटन एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी मैंने अपनाई वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लगभग 13 या 14 रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए। वही जो मैंने स्ट्रेटजी उसमें अपनाई, जो मेरे अंदर जो कमियाँ थी उसमें इम्प्रूवमेंट किया, किस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी को राइट डायरेक्शन में लेके आया एंड राइट वे में प्रिपरेशन करके मैंने अच्छा परफॉर्म किया, यही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपके हो सकता है आप में से अगर 1-2% लोगों को भी ये स्ट्रेटजी काम कर जाए तो मेरा मोटो या मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने आज ये अपनी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आप सभी को बता दूं कि हम सभी का एक टारगेट होता है। हम लाइफ में, मानव जीवन में कुछ ना कुछ, हर एक इंसान कुछ बेहतर करने के लिए ही आता है ताकि हम कुछ बेहतर कर पाएँ। सो इसी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक है हमारा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ही एक लिखी हुई स्वरचित एक कविता आपके सामने पहले पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रेटजी शुरू करूँगा। होप यू लाइक इट, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। जो किया वो कुछ नहीं है, अभी माँ का कर चुकाना बाकी है। जो निभाया धर्म था अभी फ़र्ज निभाना बाकी है। माना है सीखा खूब तूने पर सुधार करना बाकी है। माना है जोश तुझ में भरा पर होश से चलना बाकी है। माना है छोड़ा साथ सबने पर माँ का आशीष तेरा साथी है। गिर भी जाओ राह में फिर उठकर चलना बाकी है। माना कि वक्त कम है लेकिन जो बचा वो बाकी है। न छोड़ मैदान भाग तू अभी तो हिम्मत बाकी है। अभी है सीखा चलना तूने पर ऊंची उड़ान भरना बाकी है। मनुष्य तू बन गया पर अभी तो इंसान बनना बाकी है।
है मनुष्य तो बन गया पर अभी इंसान बनना बाकी है। होप यू लाइक इट। इसी कड़ी में आगे मैं अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी सो दैट वी कैन ईजीली क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसी से रिलेटेड मेरा ये आज का टॉपिक है। होप यू वुड लाइक इट। हो सके तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो भी स्टूडेंट या जो तैयारी कर रहे हों उनको ये 1% भी अगर काम कर जाए तो मेरा ये मोटिव पूरा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। किसी ना किसी बेस पे वो स्टार्ट करता है अपना, या जो भी है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो या मास्टर डिग्री बात करने का हो। तो हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कब शुरू प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, या कौन कौन से स्टेप्स हैं कि विच वी हैव टू फॉलो, या कौन सी जो गलतियां हैं जो हमें दोहरानी नहीं चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब बैठने जाते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हम अपना एक टारगेट सेट करते हैं। हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो भी बच्चा जब हम अप्लाई करते हैं तो वो तभी वो अप्लाई करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, स्टार्टिंग में वो ये सोचता है कि मुझे जाना कहाँ है। उसका एक एम होता है, एक गोल होता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट अपनी क्वालिटी, एबिलिटीज़ और अपने सपने, ड्रीम, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। और होपफुली मैं यही कहूँगा पॉजिटिवली कि हमें अपना गोल या टारगेट या एम हाई रखना चाहिए। हमेशा अपना गोल ऊंचा रखो, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो, अपना एम और टारगेट बहुत ऊपर रखो। और हमेशा ऐसा नहीं है कि कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने अंदर सबसे पहली चीज़ होती है बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले हमें खुद में बिलीव रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है, आपका जो एम है वो फिक्स होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है और क्या आप लाइफ में करना चाहते हो। उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही टारगेट सेट कर दिया कि हाँ ठीक है, मतलब जो टारगेट होगा उसके पीछे अगर मोटिव स्ट्रांग होगा देन यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, यू कैन डू एनी सेक्रीफाइसेस फॉर दैट। जो भी सेक्रीफाइस करने हो आप करेंगे, लेकिन आप बाय हुक बाय क्रूक आपको वो गोल अचीव करना ही करना है। आप जी जान लगा देंगे लेकिन आप उसको ज़रूर पाना चाहेंगे। सो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपना एक एम सेट कीजिए। आपका जो एम होगा वो बड़ा होना चाहिए। सेकंड थिंग, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद पॉजिटिव माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ना, दैट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपने या तो प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट करो ही मत, कर रहे हो तो आप इस माइंडसेट से स्टार्ट करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, दिन रात सब एक कर सकता हूँ मैं अपने गोल को पाने के लिए। चाहे कोई भी सेक्रीफाइसेस मुझे करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ऐसा जुनून और आग अंदर होनी चाहिए, ऐसी आग लगनी चाहिए कि मैं उसको अचीव करके रहूँगा। दिस शुड बी द डिटर्मिनेशन। ऐसा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको स्टार्ट करना है कि यस आई कैन डू इट। अभी मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, या अभी मेरा अपना अगर बेस उतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं करूँगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, मैं अपना गोल पाकर रहूँगा। अपना जो मेरा सपना है, एक ड्रीम है, उसको मैं पूरा करके रहूँगा। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। नाउ इसी कड़ी में मैं आगे आना चाहूँगा। इसी जुनून के साथ, एक पैशन के साथ आपको स्टार्ट करना है। नाउ जब आप अप्लाई करते हो, व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी एग्जामिनेशन, या जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी आपका टारगेट है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, रिक्रूटमेंट निकलता है, तो आप अप्लाई करते हो। या अप्लाई करने से पहले जब आपको मालूम होता है, जैसे आईएएस का फिक्स रहता है कि साल में एक एग्ज़ाम होता ही होता है, तो आपको मालूम है पहले से ही कि अप्रॉक्सीमेटली उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी, आपको आईएएस बनना है तो आईएएस की मेरिट लगभग कितनी जाती है, अप्रॉक्स आपको आइडिया होता है कि इस लेवल तक की उसमें सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहती है, इतनी मेरी मेरिट लगभग जाएगी तो मैं उसको अचीव कर पाऊँगा। उसका थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना है। या रिक्रूटमेंट निकल गया देन यू कैन ईजिली, वहाँ पे दिया रहता है कि कितनी पोस्ट निकली है, क्योंकि कई पोस्ट एक्सपीरियंस बेस पर निकलती है। ये आज का जो सेशन है ये सभी के लिए है, कॉमन है, उनके लिए भी है, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी वहाँ
आपका एफर्ट उस लेवल का लगेगा। जहां नंबर ऑफ सीट्स कम होगी, मान लो 2-3 सीट ही हैं, वहां आपका एफर्ट और ज़्यादा लगेगा उस लेवल तक का। तो पहले आपको ये भी एक थोड़ा सा एनालिसिस करना है, इतना एनालाइज करना है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, आप सब लोग तैयारी में बैठे हुए हैं। सो यू हैव टू एनालाइज दिस थिंग ऑल्सो कि टोटल नंबर ऑफ लगभग सीट्स कितनी हैं और कंपटीशन कितना होने वाला है। फोर्थ थिंग कि उस एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है या एग्जामिनेशन है कब होने वाला है, ये आपको चेक करना है कि मेरा टाइम लिमिट कितना है। आज से मैं प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ, आज से 6 महीने बाद क्या ये एग्ज़ाम होगा या साल बाद एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि मोटा मोटा आप आइडिया लगा सको कि मेरे पास टोटल समय कितना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन टोटल टाइम जो आपके पास है, टाइम स्पैन कि इतना मेरे पास टोटल इतने महीने का समय है, उस दोनों को फ्रेम में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और ये एनालाइज कर सकते हो आप कि मुझे एफर्ट कितना इसमें लगेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लेकिन आपसे बढ़कर नहीं है। अगर आप देखोगे भीड़ भरी हुई है, अगर आप फिगर और फैक्ट पे जाओगे ना कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए उस एग्जामिनेशन में, तो अपियर तो बहुत होते हैं, बट उसमें से जो कंपटीशन है 80-20 का रेशियो चलता है। 20% में ही कंपटीशन होता है जो लगभग सीरियस होते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए। 80% भीड़ तो केवल भीड़ है। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने भर तो दिया लेकिन पेपर देने शायद ही जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो पहली बार जो वो पेपर दे रहे होंगे, जिन्होंने ऐसे ही चेक करने के लिए दिया है कि यार मैं इस बार ऐसे ही चेक करूंगा कि एग्ज़ाम कैसा आता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। उसमें से फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि वर्किंग कैंडिडेट होगा, जो कुछ लोग तो वर्किंग वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिनको समय नहीं मिल पाता, वो भी भर तो देते हैं लेकिन टाइम के हिसाब से वो कई बार एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाते हैं। उसी में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो तैयारी भी करेंगे लेकिन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई जुनून नहीं है, बस बैठ गए हैं तो बस एग्ज़ाम देने लिख के आ रहे हैं। तो फाइनली जो बचते हैं वो कैंडिडेट 20% लोग ही सीरियस होते हैं। उसमें से भी सबका स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, और आप उन 20% में अगर हो तो और राइट डायरेक्शन में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक जुनून होना चाहिए, राइट वे में, राइट डायरेक्शन में, राइट वे में आपका हार्डवर्क होना चाहिए, स्मार्ट वे से, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप। टाइम और ये दोनों चीज़ें अगर आप जब देख लोगे, उसके बाद सबसे पहले जैसे ही जिस एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हो उसका सिलेबस आपको निकालना है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस का एक प्रिंट आउट आपके सामने होना चाहिए। नाउ चेक द सिलेबस कि और व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ दैट एग्जामिनेशन। पैटर्न मीन्स व्हाट, कौन कौन से पेपर आएंगे, कितने पेपर होंगे, कितना टाइम लिमिट होगा, कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, ये सारा आपको पहले लेना है। और सिलेबस को एक बार देख लीजिए एंड उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, कि सो दैट आपको सारे टॉपिक उसमें मिल सके। ज़रूरी नहीं है सारे टॉपिक एक ही बुक में मिलेंगे, बट मैक्सिमम ऐसी बुक्स होती हैं जो फेमस होती हैं, जो उस सिलेबस को लगभग कवर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वांट से रिलेटेड है या रीजनिंग से रिलेटेड है, RS अग्रवाल की बुक फेमस है, सबको मालूम है। लूसेंट वाले भी निकालते हैं, अरिहंत वाले भी निकालते हैं बुक, उनकी भी बुक्स हैं। इन तीनों में से आप देख लो कौन सी बेस्ट बुक है जिसमें मैक्सिमम पोर्शन कवर है। RS अग्रवाल इज़ फेमस बुक, वो भी ले सकते हो। GS से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं। हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, पॉलिटिकल की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, अलग अलग राइटर की बहुत सारी फेमस बुक है। हिस्ट्री की आपकी एंशिएंट, मॉडर्न, और जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, उसकी अलग अलग बहुत अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने वो लिखी हैं बुक्स, वो आप फॉलो कर सकते हो। जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताई हैं हिस्ट्री के कौन बेस्ट हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, जैसे बिपिन चंद्रा का, स्पेक्ट्रम का आपका राजीव अहिरे, ये वाली एक बुक है, बहुत अच्छी है। एंड सिमिलरली ज्योग्राफी की भी बहुत सारी, ये 2-3 राइटर हैं जो बहुत फेमस हैं। GC लियोंग हो गया, आपका बर्नवाल हो गया, तो ये
आप फॉलो कर सकते हैं। एंड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ये सारी बुक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ फिर से बता रहा हूँ आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एग्जाम में यही बुक्स चलेंगी, बट मैक्सिमम एग्जाम्स में पोर्शन इसमें से बहुत सारा कवर्ड रहता है, सो यू कैन ईजिली फॉलो दीज बुक्स। नाउ फ्रेंड्स, जब आप इन बुक्स की हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लेंगे, वन मोर थिंग, अपने रिसोर्सेज पहले फिक्स कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लीजिए कि जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी सेक्शन आ रहा है उसकी मेरी बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, उस बुक को आइडेंटिफाई कर लीजिए और रख लीजिए अपने पास। नेक्स्ट, जैसे मैथमेटिक्स की कौन सी है, रीजनिंग की कौन सी है, आर एस अग्रवाल है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, सो आप पहले ये फिक्स कीजिए कि मेरे रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज कौन से हैं जिसमें मैं मैक्सिमम आउटपुट दे सकता हूँ या निकाल सकता हूँ उसमें से। तो उन रिसोर्सेज को आप पहले फिक्स कर लीजिए। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज आपको एक चीज़ और आइडेंटिफाई करनी है कि एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग यू हैव टू थिंक कि इसमें क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रहा है, मीडियम, यू हैव टू थिंक ऑन दैट कि किसमें मेरी कमांड है, वो मीडियम आपको चूज करना है उसमें से। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस, हो सकता है कुछ कुछ वीकनेसेस भी हो आपकी, और उसमें स्ट्रेंथ क्या है आपकी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। आपके कुछ ऐसी चीज़ हो, ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपके वीक होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, अकॉर्डिंग टू योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो स्ट्रेटेजी होगी वो कैसी रहेगी, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस को सामने रख करके, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल जो बनाओगे, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके लिए टाइम टेबल एक जैसा पॉसिबल नहीं है। कोई वर्किंग होगा आप लोगों में से, कोई ऐसा होगा जिसको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा घर पे, जो कुछ लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथ के साथ कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन किया होगा, कोचिंग भी जाते होंगे, आने जाने में भी समय जाता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका कन्वीनियंट रहेगा, जिस हिसाब से आपको कन्वीनियंट लगे, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैटर ये नहीं करता कि आपने सुबह पढ़ा या शाम को पढ़ा, रात को पढ़ा, दिन में पढ़ा। मैटर ये करता है एट द एंड ऑफ डे आपने क्या पढ़ा, इट मैटर्स। ये भी मैटर नहीं करता आपने कितने आवर्स पढ़ा, ये मैटर करता है कि आपने कितना पढ़ा। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू मेक टाइम टेबल। टाइम टेबल में भी क्या करना है आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करना है कि लगभग जो मेरी स्ट्रेटेजी रही, मैं लगभग की कोशिश ये करता था कि हर दिन लगभग सारे सब्जेक्ट लगभग कवर हो जाए। बस टाइम थोड़ा सा इस तरीके से देता था कि वीक सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, किस पे मेरे को और पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उस हिसाब से मैं अपना थोड़ा नंबर ऑफ़ आवर्स सेट करता था। इसी तरीके से मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप पर डे के हिसाब से अपना टाइम टेबल एक सेट कर लीजिए, और उस टाइम टेबल के हिसाब से अब आपको क्या करना है, एक गोल सेट करना है। एक गोल ऐसे सेट करना है कि गोल आपका 3 भागों में डिवाइड होना चाहिए, जो टाइम टेबल के टाइम के हिसाब से। एक होगा आपका शॉर्ट गोल, एक होगा आपका जो मिड गोल, एक होगा आपका टारगेट के हिसाब से, शॉर्ट टारगेट, मिड टारगेट और फाइनल टारगेट। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, चाहे मंथ वाइज डिवाइड कर दीजिए, क्वार्टरली डिवाइड कर लीजिए और हाफ ईयरली, ये मान के चलो 3, अगर 6 महीने का टाइम है आपके एग्जामिनेशन में। सो इस तरीके से आपको टाइम डिवाइड करना है, या टारगेट, छोटे छोटे टारगेट, पहले शॉर्ट टारगेट उसको पूरा करना है मंथली की मैं 1 महीने में मुझे कितना सिलेबस निपटाना है, ये सिलेबस 1 महीने में कवर हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल। क्लियर? उसके बाद क्वार्टरली, अगर मैं इस पूरे टाइम टेबल की बात करूं, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो बेस्ट तरीका मैं बताऊं, या तैयारी करने का बेस्ट तरीका, वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड। मुझे लगता था कि ये मुझे तो बेस्ट तरीका लगा, अगर आपको लगे तो बिल्कुल इसको अपनाइएगा। मैं ये करता था कि मैं सबसे पहले टाइम, मैंने जो ऊपर कहा था कि ये चेक कीजिए कि ये एग्ज़ाम कितने महीने बाद होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लगभग 5-6 महीने का टाइम तो हर एग्जाम में मिलता है, चाहे एसएससी हो आपका, चाहे यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई और एग्जामिनेशन हो।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, सपोज 6 मंथ्स टाइम, कि आज अगर एडवर्टीजमेंट आया, आपको लगता है कि 6 महीने का मेरे पास समय है कोई सा भी एग्जाम देने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो टोटल टाइम है, सिंपली मैं आपको स्टेप बताऊंगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाफ कर दीजिए आप। अगर 6 महीने का टाइम है तो उसको हाफ कर दीजिए, हाफ मीन्स 3 मंथ्स। 3 मंथ्स अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि 3 मंथ्स में यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। 1 गो में आपका ये सिलेबस 3 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जितना भी टोटल टाइम है, फिर से बता रहा हूँ, उसको डिवाइड बाई 2 यानी कि हाफ कर दीजिए। उतने समय में आपको अपना सिलेबस ये टारगेट सेट करना है कि इतने समय में, उसको मैं मिड टारगेट कहूँगा, जैसे मैंने 3 भागों में बांटा था, शॉर्ट, मिड एंड फाइनल। तो उसका मिड टारगेट लेके चलो, ये आपका मिड होना चाहिए, यानी कि 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एनी हाउ। अकॉर्डिंग टू दैट 3 महीने जो मैंने कहे कि 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको फिर शॉर्ट टारगेट सेट करना है। शॉर्ट टारगेट मीन्स व्हाट, कि मैं 3 महीने में मुझे कंप्लीट करना है सिलेबस और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं अपने एक महीने में पर मंथ मेरा क्या टारगेट होना चाहिए वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये अगर क्लियर होगा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। एक चीज मैं इसमें और कहूंगा, इसी को थोड़ा सा और मिनिमाइज कीजिए, अब वीकली आ जाइए। वीकेंड पे आपने जो 5, मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि शुरू के 5 दिन मैं तैयारी करता था जो भी पढ़ा आपने, और जो शुरू के जो 5 लास्ट के जो वीकेंड रहते थे उसमें से भी चलो आप 6th डे भी आप इंक्लूड कर सकते हो तैयारी में, तो 6 दिन आप तैयारी करो, और 7th डे जो संडे रहता था, मेरी सारी प्रिपरेशन मैक्सिमम जॉब के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन की, तो मेरे साथ थोड़ा सा ये अलग था। आप लोगों में से भी कोई होंगे जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट आपके साथ आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे कैंडिडेट जो फ्रेश होंगे, जो अभी प्रिपरेशन के लिए ही बैठे हैं, उनके पास तो सफिशिएंट टाइम है, बट उनके लिए भी मैं कहूँगा कि एक दिन वीक में रिजर्व करके रखिए। मैं भी रिजर्व करके रखता था संडे। उस संडे को मैं क्या करता था कि पूरा होल वीक जो भी मैंने पूरे वीक पढ़ा उसको मैं केवल रिवाइज करता था, क्योंकि आपको ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपके मेमोरी में कितना रहा। इंसान है, भूल जाते हैं, मैं ही न्यूज़, आप न्यूज़, सब भूलते हैं। आप भी भूलते हो, मैं भी भूलता हूँ, सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार पढ़ लिया वो फिट हो जाता है। इसीलिए इससे पहले कि आप भूल जाओ, कंसेप्ट भूल जाओ, एक बार पीछे पलटकर आपको जरूर देखना है। सो वीकेंड में इसीलिए रखता था कि आपको पीछे पलट के देखना है कि मैंने पूरे वीक क्या पढ़ा है। क्लियर है? नाउ तैयारी कैसे करनी है, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप जो है, जब आपका टाइम टेबल बन गया, सो व्हाट यू हैव टू डू, गो थ्रू दी सिलेबस, और जो भी बुक्स आपने रिसोर्सेज फिक्स किए हैं एज पर दी सिलेबस आपको उसको तैयारी करनी है, और अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। फॉलो योर टाइम टेबल, फॉलो योर सिलेबस एंड गो थ्रू ऑल दी बुक्स और रिसोर्सेज जो फिक्स्ड हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके या बुक्स आपके फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। यही स्ट्रेटेजी हमेशा बेस्ट होती है, जो मैंने भी फॉलो किया और भी लोग फॉलो करते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव वे में जाती है। दैट इज़ लिमिटेड आपके रिसोर्सेज होने चाहिए और मल्टीपल आपके रिवीजन होने चाहिए। बहुत सारा रिसोर्सेज रखोगे तो रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो आपके फिक्स रिसोर्सेज थे उसको आपको पढ़ना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उसको पढ़ना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रेगुलर बेस पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो आप पढ़ते जा रहे हो बुलेट पॉइंट में या न्यूमेरिकल फॉर्म में, आपको 1 लाइनर नोट्स साथ के साथ बनाते जाना है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हों उसको साथ के साथ आप लिखते जाना। क्लियर? इस तरीके से जीएस का भी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इस तरीके से आप बांट लीजिए, अपने छोटे छोटे रजिस्टर लगा लीजिए, या एक ही मोटा रजिस्टर जीएस का एक बना दीजिए, उसमें अलग अलग पोर्शन बांट लीजिए। सो 1 लाइनर नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द जीएस रिलेटेड। नाउ मैथमेटिक्स की मैं अगर बात कहूँ, जो आपका क्वांट से रिलेटेड मैक्सिमम 10th लेवल का आता है, और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ये लोग कहते हैं कि एनसीईआरटीज़ फॉलो करनी चाहिए। पहले तो एनसीईआरटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि भाई एनसीईआरटीज़, क्योंकि एनसीईआरटीज़ अपने आप में बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स हो जाती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ऑलरेडी आप उन एनसीईआरटीज़ से गुजर चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा। हो सकता है साइंस स्ट्रीम वाले
कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो बुक्स 11th-12th में जब सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं उन्होंने नहीं पढ़ा हो, वो थोड़ा एक बार अच्छे से थोड़ा ऊपर से एक बार देख लें, यानी कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लगता है, ये आपको पता होता है कि मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ही आप एनसीईआरटी फिर भी एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, या मार्केट में अब तो एनसीईआरटी का समरी भी आने लग गई है, 6 to 12 की समरी की एक बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एक बुक समरी करके, उसी को भी आप ले सकते हो, एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो पहले से ही। तो 10th भी आपने किया ऑलरेडी, कर चुके हो, तो 10th मैथ्स कहाँ आती है, 10th लेवल की आती है, मैट्रिक लेवल की 10th आती है। ग्रामर भी, इंग्लिश ग्रामर हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, वो भी लगभग 10th लेवल की आती है। तो इसी लेवल की जो है, इसके लिए शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं वो मैं बताना चाहूँगा। अगर आप देखो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को यही मालूम नहीं होता कि मुझे पढ़ना क्या है, वो बस कूद जाता है तैयारी में और इस तरीके से रिसोर्सेज में खो जाता है, बस जैसे पैसिफिक ओशन में जंप मार दी, और वो उसको यही नहीं पता है मुझे जाना कहाँ है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बट आप अगर स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जीएस में भी बेसिक ही पूछते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सिवाय सिविल सर्विसेज की अगर बात छोड़ दी जाए, उसमें भी बेसिक अगर स्ट्रांग है और थोड़ा सा ये 2-3 जो फिक्स बुक हैं उसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और बाकी एग्जाम में तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो एग्जाम आते हैं, और जो एसएससी हो गए, कुछ एसएससी भी डिस्क्रिप्टिव हो गया है, बट उसके लिए भी एसएससी तक के लिए तो बेसिक अगर आपको नॉलेज है देन यू कैन स्कोर वेरी गुड। जहाँ तक आपका मैथमेटिक्स और उसकी मैं बात कहूँ, रीजनिंग और क्वांट्स की नोट्स की, जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है उसको तो बहुत ज़्यादा नोट्स की शायद उसमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात कहूँ, उनको अपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पे कमांड होती है, तो उनको उसमें नोट्स थोड़े कम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से आप अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देख के ही नोट्स बनाइए। मैथ्स का अगर मैं कहूँ तो लगभग 15 चैप्टर से ज़्यादा नहीं होता है। क्वांट्स का 15 चैप्टर्स में अगर और थोड़ा डीपली देखें, हर चैप्टर में 5-5 टॉपिक से ज़्यादा मेन टॉपिक जो वही होते हैं जिनमें से आता है लगभग। तो 15 × 5 अगर आप करोगे तो जो भी आपका बनता है 60 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, जो भी बन रहा है 15 अगर मान लो तो 15 में यानी 75 के आसपास जो भी है, तो इतने ही 60, 70, 65 इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं बनते हैं। तो इतने फॉर्मूले आपको बनाने हैं और इतने ही इतने टाइप के आपको क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं, एक टाइप का एक। क्लियर? तो लगभग 60-65 ये हो गए क्वांट्स का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक टॉपिक क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड होता है, वहाँ तो शॉर्ट में आता है, फॉर्मूला बेस्ड आपको मतलब एक टाइप का जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी करनी है, दैट्स इट। ऐसे 60-65 यानी कि 60-65 या 70-75 के आसपास आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, या नंबर ऑफ यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसके शॉर्ट नोट्स एक बार बना लीजिए, ताकि इसमें से कोई आए तो छूटे ना, ठीक है। सिमिलरली रीजनिंग में भी क्या है, नॉन वर्बल जो भी आता है उसमें, या डीआई से रिलेटेड कोई आ रहा है, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, आपका पाई चार्ट हो गया, बार हो गया, जो भी है, मतलब स्टैट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप मोटे तौर पर वेन डायग्राम आ रहा है या जो भी मोटे तौर पर अगर देखें, तो यहाँ भी यही 15 चैप्टर के आसपास × 4 और 5, एक चैप्टर में 4-5 टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। इसी टाइप का ये भी 60, 70, 75 लगभग इसमें सारे कवर हो जाते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चन है, इतने छोटे से नोट्स बना लो एक बार, ठीक है। क्लियर? आपका मैथ्स क्लियर हो गया, रीजनिंग क्लियर होगा, इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम निकालने के लिए दिस इज सफिशिएंट। 60-70 टाइप के क्वेश्चन आपने कर दिए, एक टाइप मतलब इतने फिक्स कर लो कि इतने क्वेश्चन इस टाइप के आए तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। जब आप इतना कर लोगे ना, तो इसी से और मल्टीपल क्वेश्चन वो कैसा भी घुमाए, यू कैन डू इट, रीजनिंग हो चाहे आपका मैथमेटिक्स हो। क्लियर? सिमिलरली अब ग्रामर के नोट्स, ग्रामर में क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच या आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, उसी में आगे प्रीपोजिशन वाला पार्ट भी आपका, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दैट्स इट, और 1 वर्ड। सिंपल है, इतना आप शॉर्ट नोट बना लोगे, इसमें से कोई आएगा मैं कर लूँगा, दैट्स इट। हिंदी व्याकरण सेम, इसी से रिलेटेड, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये टाइप आपको पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद अलंकार थोड़े से हो गए, और तत्सम तद्भव, इससे रिलेटेड ये जो भी कुछ उसमें आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, 1 वर्ड, हिंदी का जो होता है जो भी है, मुहावरे, बेसिक ग्रामर यानी बेसिक हिंदी व्याकरण, ये कर लो, इसके छोटे से नोट्स बना लो, दैट्स इट। एक बार आपका शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाने, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, इस तरीके से बना लिए, सारे सब्जेक्ट रेडी। दिस इज द वे कि आपको नोट्स कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स।
सिमिलरली जीएस में फैक्ट बेस्ड जो भी है वो साथ के साथ लिखते जाइए जो भी है। करंट का आपका रेगुलर एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, मैगजीन फॉलो कीजिए, मंथली जो आता है मेन इवेंट्स आप लिखते जाइए। करंट में क्या मैक्सिमम कुछ चीज़ें तो हमें फिक्स होती है कि इससे पोर्शन में आ ही रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जीएस पढ़ रहे हैं तो पता नहीं जो पढ़ रहे हैं उसी में घुसे हुए हैं, ऐसे नहीं देखना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। करंट भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पूरा छाप जा रहे हैं, इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं करना। आपको पता है कि मेन इवेंट ही वहाँ आने हैं, आपको क्या करना है, जो मेन इवेंट हो रहे हैं वो नोट कर देने हैं। और क्या कुछ चीज़ें फिक्स हैं कि वो आनी है, जैसे डे हो गया, कोई डे फेमस डे पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल योगा डे कब पड़ता है या एनवायरनमेंट डे कब होता है, ये बेसिक है। हर मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर एक महीने में 2-3 डे ही पड़ते हैं इंपॉर्टेंट, ये एक बार लिख लो, इसमें से एक नंबर आपका पक्का है। 10-12 15-20 राइटर के नाम लिख दो बुक्स का, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, वो पक्का है। आपको पता होना चाहिए क्या आ रहा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता है कि पूरे साल में क्या इवेंट हुए, कौन विनर है, इवेंट कहाँ हुए, दैट्स इट। जैसे ग्रैंड स्लैम, इससे रिलेटेड आपके 4 जो होते हैं कि आपका जो भी है यूएस वाला हो गया, फ्रेंच वाला हो गया, विम्बलडन हो गया, ये जो 3-4 हैं चारों, अमेरिका, ये 4 आप लिख लो इस चीज़ को। चारों अगर आपने लिख लो कि साल में, इसमें से भी लगभग हर साल क्वेश्चन आता है कि कौन मेंस और वुमेन, मैन और वुमेन, इसमें से लिखना मेन और वुमेन में से कि कौन विनर रहा, कौन सेकंड आया, या डबल में सिंगल में कौन रहा और कहाँ ये हुआ और कौन विनर रहा, दैट्स इट। उसके बाद आपका वर्ल्ड कप हॉकी, आपका क्रिकेट से रिलेटेड हो गया या फीफा फुटबॉल से रिलेटेड हो गया, कहाँ हुआ, कब हुआ और कौन जीता, दैट्स इट। इसके नोट्स बना लो शॉर्ट में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से कुछ जैसे WTO, इस तरीके से कुछ संगठन हैं अलग अलग, जैसे एशियन हो गया, सार्क हो गया, इस तरीके से कोई इवेंट हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दैट्स इट। इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। सो दिस इज द स्ट्रेटजी हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स की मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया, इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि हो सकता है न्यू कैंडिडेट जो हो, न्यू एस्पिरेंट्स जो हो, उनको मालूम ना हो, तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये मैंने एक तरीका बता दिया, एक वे बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्या करना है आपको कि रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और दिन में आपने जो पूरा पढ़ा एट द एंड ऑफ द डे भी मैं कहूँगा सोने से पहले अपने को केवल आधा घंटा दे दीजिए, या 20 मिनट भी बहुत है, 20 से आधा घंटा। पूरे दिन में जो आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन में मैंने क्या टॉपिक आज कवर किया। सेल्फ एनालिसिस, पूरे दिन का आपका एनालिसिस हो जाएगा, मॉनिटरिंग हो जाएगी। बैक ट्रैक की मैं बात कहूँगा कि आपने पूरे दिन भर में क्या पढ़ा, क्या कौन से टॉपिक थे। पूरा रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे दिन में पढ़ा, शाम को कल सोने से पहले 20 मिनट दे दो, केवल सोचो कि मैंने आज कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक मेरे कवर हो गए हैं, दैट्स इट। ताकि आप भूलो ना कि ये मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं। सेम स्ट्रेटजी आपको नेक्स्ट डे पढ़नी फॉलो। सिमिलरली आप 6 दिन ये फॉलो कीजिए। 7th डे जो आपका है एंड ऑफ, यानी कि वीकेंड का जो टाइम, यानी संडे की मैं बात करूँगा, संडे को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। पूरे 6 दिन आपने जो पढ़ा, वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, केवल उसको आपको एक 1 गो में एक बार देख लेना है, दैट्स इट। वो इसलिए कि रिवीजन भी हो जाएगा और ये भी क्या भूले भी नहीं। क्लियर। सिमिलरली आपको नेक्स्ट वीक में फॉलो करना है। ये स्ट्रेटजी आपको मंथ एंड तक करनी है। मंथ एंड में आपको क्या करना है, मंथ के एंड में आपको लगभग 3-4 दिन रिजर्व रखने हैं, जिसमें लास्ट के 3-4 दिन आपको पूरे महीने का सिलेबस वही शॉर्ट नोट्स वाला एक बार रिवाइज पीछे पलट के देखना है। क्लियर है। कोई डाउट है तो एक बार देख सकते हो, बट ये स्ट्रेटजी। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करते जाना है। जब आपके शॉर्ट नोट्स और पढ़ाई साथ के साथ कंप्लीट हो जाएंगे, कब होंगे ये कंप्लीट, जो मैंने टाइम कहा था कि टोटल जो टाइम था 6 मंथ्स का अगर टाइम है, उसको हाफ कर लीजिए, यानी कि 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आपका जब कंप्लीट ये हो गया, यानी कि आप अगर सही तरीके से चलोगे, सही डायरेक्शन में आप जाओगे, खुद को डिस्टर्ब होने से रोकोगे, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। फ्रेंड सर्कल से भी कोई लिमिटेड फ्रेंड ही होने चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप तैयारी में कूद पड़े हो तो ऐसे कूद पड़ो कि चाहे मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े इसके लिए, चाहे त्यौहार हो, चाहे शादी हो किसी की, घर में फंक्शन हो तो ज़रूर कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं कि सारे फंक्शन अटेंड करने में निकल पड़े, क्योंकि टाइम ही वेस्ट नहीं होता। आपको वापस शेड्यूल में आना बहुत टफ होता है। ये सबसे बड़ा टफ होता है कि कॉन्टीन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। कॉन्टीन्यूटी टूट गई तो सारा स्ट्रेटजी बेकार होगी आपकी। इसीलिए, और एक चीज़ और, इंसान तब तक डिस्टर्ब नहीं होता है जब तक डिस्टर्ब खुद ना होना चाहे। दुनिया का कोई इंसान आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। आप खुद डिस्टर्ब होना चाहते हो तभी इंसान डिस्टर्ब होता है। सो यू हैव टू थिंक ऑन इट कि कैसे मुझे
डिस्टर्बेंस से बचना है, मोबाइल से कैसे दूर, थोड़ा दूर रहना है, गैजेट से तो दूर ही रहना। अगर तैयारी में कूद पड़े हो तो लिमिटेड टाइम ही इसको फॉलो करना है, टाइम फिक्स कर लीजिए, मैं इस टाइम करूंगा, इंपॉर्टेंट कोई कॉल है, देन ओनली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। क्योंकि भीड़ भरी पड़ी है, ऐसे लोग हैं जो दिन रात एक करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, उनको पीछे छोड़ के आपको आगे जाना है। जो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो आप अपने आप को वहाँ तक उठा पा रहे हो या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे। सो सेक्रीफाइस, अगर ये सारे सेक्रीफाइस करके राइट डायरेक्शन में जाओगे सो यू कैन क्रैक इट। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा मेरा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या मैंने फॉलो किया था, वो ये था कि 3 महीने जब हो गया आपकी, एक बार वन गो में एक बार आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीपल रिवीजन की जो मैंने बात की, नेक्स्ट जो पड़ाव हमारा रहेगा, हाफ समय जब हमारा हो गया, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन में आपको क्या क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो यहाँ काम आएंगे, आपको वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, दैट्स इट। पीछे पूरा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, तभी वो नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स को ही फॉलो करना है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। उस शॉर्ट नोट्स में जो आपने की पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, चाहे जीएस का हो, चाहे फॉर्मूला हो कोई, चाहे ग्रामर का कोई रूल हो, हिंदी व्याकरण का कोई रूल हो, दैट शुड बी क्लियर टू योर माइंड। अगर आप भूल गए हो तो फिर से आप कंसेप्ट को देख सकते हो, फिर आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, उसको भी सामने ही रखना है। बट मोस्ट 90% आपको वही उतना ही लिमिटेड पढ़ना है जो आपने की पॉइंट्स बनाए थे, वन लाइनर जो पॉइंट्स बनाए थे उसको फॉलो करना है। प्लस इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट, कोई भी आप एग्जाम देते हो उससे रिलेटेड मार्केट में बुक्स आती है कि प्रैक्टिस सेट 20, 20 प्रैक्टिस सेट, 30 प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट, इतने रहते हैं। उस प्रैक्टिस सेट को आपको रेगुलरली डेली उस प्रैक्टिस सेट को लगाना है, प्लस प्रीवियस एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर सेट उस एग्जाम के जो आप देने जा रहे हो। वो तो प्रैक्टिस सेट तो किसी ने एनालिसिस करके बनाए होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आए हैं उसी एग्जाम में, मान लो एसएससी का दे रहे हो तो पिछले 10 साल में जो एसएससी में पेपर एक्चुअल में आया है उसका सेट आपको लगाना है साथ में। तो 3 चीज़ें हो गई, नोट्स और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो मॉडल पेपर होते हैं वो मॉडल सेट, वो हो गए मॉडल प्रैक्टिस सेट, और जो एक्चुअल में पिछले प्रीवियस 10 ईयर्स के जो पेपर सेट है वो लगाने हैं। इसको आपको कैसे करना है, मैंने 3 महीने जो 50% जो टाइम बचा के रखा है, क्यों रखा है, इसमें आपको क्या करना है, वन लाइनर जो नोट्स है उसको जब पढ़ोगे, साथ साथ जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको केवल करेक्ट मार्क करके आगे नहीं निकलना है, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो मॉडल सेट में हो, पेपर उसमें हो, प्रैक्टिस सेट में, या प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में है उसमें आया हो, उसको आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड आउट ऑल दी ऑप्शंस। आपको सारे जो ऑप्शंस है वो आपको बिल्कुल पढ़ने हैं, चारों। उसमें से करेक्ट वाला कौन सा है वो पहले आइडेंटिफाई करना है आपको, चाहे आए चाहे ना आए, नहीं आए तो देखना है कि ये करेक्ट है, और ये करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, नॉट ओनली दिस इज द करेक्ट आंसर, व्हाई, आस्क क्वेश्चन, व्हाई दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर, you should know the background detail of that answer. After that the after that 3 options are there जो wrong है, you have to know why these options are wrong, और उन 3 ऑप्शन से अगली बार क्वेश्चन क्या बन सकता है, हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के कोई इन तीनों में से कोई और ऑप्शन आए, तो उन तीनों जो रॉन्ग आंसर है उस पर भी आपको नज़र रखनी है, उसको भी आपको उसमें से पॉइंट निकलता है क्या क्वेश्चन बन सकता है, यू हैव टू नोट डाउन दैट क्वेश्चन। अगर आपको आंसर आता है तो वेल एंड गुड, तो आपके पास 3 और ऑप्शन बचते हैं जो रॉन्ग थे उसके बारे में पढ़ने का, उन कीवर्ड्स को ऐड ऑन करना है आपको अपने नोट्स में, और अगर आंसर आपको नहीं आता है तो आपको चारों ऑप्शन से रिलेटेड एक बार पढ़ना है, आपको आता है कि नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो उसको शॉर्ट नोट उसमें ऐड करना है। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ोगे इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी, आता है तो करेक्ट वाले को टिक किया, उसके बाद जो 3 बचे हैं उसको एक बार देख लो कि मुझे आते हैं कि नहीं, क्योंकि उसी में आपको नए कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। आपके जो कंप्लीट सिलेबस हो गया है यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ये आपका एक रिवीजन नहीं हो रहा है, 1 क्वेश्चन 4 टाइम, ये मान के चलो आपकी यू आर रिवाइजिंग योर क्वेश्चन पेपर या जो भी प्रैक्टिस सेट आप 4 टाइम रिविजन ऐसे चल रहा है। स्लो भले ही होगा बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको या कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। क्लियर? प्रैक्टिस सेट से आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है, एंड जो मॉडल जो आपका
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी सेम स्ट्रेटजी यू हैव टू फॉलो। उसमें कोई नया कंसेप्ट, कोई जो आपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ था, उस किसी भी सब्जेक्ट में कोई नया टर्म आता है, नया कीवर्ड आता है, यू हैव टू अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स एंड नोट डाउन। उन सबको नोट करना है आपको अपने, वही जो रजिस्टर मैंने बताया था वन लाइनर, उसका भी वन लाइन नोट कर लो, ताकि जब आपका, और ये कब तक चलाने हैं इसको, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, फिर से आपका जो 50% टाइम बचा था, यानी कि 3 मंथ्स का जो टाइम था, अगेन डिवाइड दोज टाइम बाई 2, हाफ करो, फिर से कितना बन गया है आपका 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीना। सो आपका जो टारगेट होना चाहिए, ये जो रिवीजन का पोर्शन है, फर्स्ट रिवीजन, ये 1.5 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट शॉर्ट नोट्स प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट, यानी कि लगभग 20-50 सेट, उस या 50 सेट 100 सेट की भी बुक, अलग से बुक आती है, जैसे एसएससी की, तो एसएससी का 100 सेट्स ऐसे आती है बुक, वो बुक खरीदनी है, वो सेट लगाने हैं अपने प्रैक्टिस सेट, सॉल्व होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो अगर नहीं आता आपको। सिमिलरली आपका जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स प्रैक्टिस सेट, वो लगा लेने, और डीपली लगानी, ये डीप रिवीजन है, इट इज़ वेरी डीप रिवीजन। यहाँ पे मैं एम्फेसिस करूँगा आपको कि डीप रिवीजन करना है, तभी मैंने सारे ऑप्शन पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की है आपको। कीवर्ड्स को वापस नोट करने की कोशिश की, जो नया कीवर्ड्स आ रहा है उसमें कहीं भी नया कुछ दिख रहा है, उसको आपको नोट करना है। जब आपका ये 1.5 महीने का टारगेट होगा, ये 1.5 महीने में यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 1.5 मंथ। उसमें आपका जो बचा हुआ पोर्शन था रिवीजन भी हो गया, और आपके वीक पॉइंट्स भी, कुछ नए पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन हो गए। आपको लगेगा कि बहुत सारा पोर्शन ऐड हो जाएगा, तो और आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए कि मेरे कंसेप्ट और क्लियर हो गया। नाउ आपके पास 1.5 महीने का टाइम बाकी बचेगा। अगेन डिवाइड इट बाई 2, लगभग जो भी है आपका कितना बचेगा, 1.5 महीने को फिर से डिवाइड कर लो, तो आपके पास 1.25 महीने के आसपास बचेगा। ठीक है, आप 20 दिन मान लो, या जो भी है 22 साढ़े 22 दिन, 20-22 दिन। उसमें फिर से व्हाट यू हैव टू डू, जो सेकंड रिवीजन रहेगा उसमें भी फिर से जो आपने नोट्स बनाए थे, एड ऑन किए थे, वो पूरा वन लाइनर, वन गो, प्लस यहाँ पे आपको फिर से वो मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर्स 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, बट स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। ये आपका एग्जाम एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है घर पे। आप ये टाइम फिक्स कर लो, कोई सा भी पूरे दिन में से, जरूरी नहीं कभी भी सुबह और शाम, 2 ऐसे टाइम फिक्स कर लीजिए कि कब आप, अगर 2 आवर्स का पेपर है, कि 2 घंटे आप सुबह, 2 घंटे दिन में, 2 घंटे शाम को, अगर आप 6 घंटे दे सकते हो। कब ऐसा है कि आप डिस्टर्ब नहीं होते, एक अकेले कमरे में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके टाइम लगा सेट करके आपको प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज द एडिशन थिंग, कि आपको एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीड चेक करनी है, कि पूरे तो कर दे रहे हो आप क्वेश्चन, बट वेदर यू कैन अटेम्प्ट इट विद इन लिमिटेड टाइम, गिवन टाइम और नॉट। इट विल क्लियर योर स्ट्रेटेजी, या जो भी आपकी तैयारी हो चुकी है कि प्रिपरेशन की, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। देन एनालाइज आफ्टर ईच एंड एवरी, जो भी आप पेपर लगा लिए, एक बार सेट लगा लिया, फिर चेक करो कि कितना आपका आउटपुट आया, उसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, उसमें से भी कितने गलत किए आपने। जो गलत किए उसका मतलब आप भूल गए वो कंसेप्ट, फिर से उस कंसेप्ट को थोड़ा सा देखना है। तो ये वाला होगा, क्विक रिवीजन वाला रहेगा पोर्शन, और आपको टाइम मैनेजमेंट से पे ये ज़्यादा मैं बताऊंगा, ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा। और स्पीड, इट विल चेक एट दिस स्टेज, यू हैव टू चेक व्हाट इज योर स्पीड, वेदर यू कैन मैनेज इट और नॉट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको सब देखना है कि कैसे बैलेंस करना है। यू हैव टू थिंक ऑन इट कि मेरे जो 4 पोर्शन है, यानी कि जीएस भी आ सकता है, एप्टीट्यूड उसमें होगा, या लैंग्वेज का पोर्शन भी होगा, इस रीजनिंग का पोर्शन भी होगा, तो 4 अगर सेट हैं 50-50 नंबर के, सपोज फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, या 200 मार्क्स का है, 50-50 क्वेश्चन आए, तो आपको हाउ कैन यू हैंडल, कि विच पोर्शन यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, या कैसे आपको कौन सा पोर्शन बाद में करना है, किस में आपको कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग यू हैव टू डू हियर। तो जो तीसरा, जो थर्ड, जो मैंने ये बताया, इसमें जो सेकंड लेवल का जो रिवीजन है, या जो तीसरा स्पेल जो था, इसमें क्या था, शॉर्ट क्विक रिवीजन ऑफ दैट शॉर्ट नोट्स एंड टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीट दैट मॉडल सेट, जो भी प्रैक्टिस है, सैंपल सेट जो थे, या 50 या 100 जो भी थे, विद गिवन टाइम एनवायरनमेंट के साथ, दिन में 2, 3, 4 सेट, 5 सेट, जितने आप लगा सकते हो, जितना टाइम ना, मैक्सिमम जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इतना रिवीजन करने के बाद आई एम डैम श्योर कि जो लास्ट के जो टाइम बचेगा ना, लास्ट का केवल आपके पास जो 7-8 दिन यानी कि 1 हफ्ता बचेगा,
उसमें आपको बिल्कुल केवल यही देखना है, एक बार पूरा सिलेबस थोड़ा सा ये देखना कि कुछ बचा तो नहीं है, और करंट इवेंट आप ऐड करते जाएंगे, करंट जुड़ता जाएगा, करंट को भी आप रिफ्रेश करते जाइए। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पोर्शन ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि जब आप 100 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, 10 ईयर्स के अलग से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, 100 तो वो मॉडल सैंपल वाले जो मैंने बताए थे वो थे, तब तक आपका इतना क्लियर हो जाएगा, एक एक सेट में 200 क्वेश्चंस होंगे कि क्वेश्चन किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन ईच एंड एवरी ईयर। उससे कुछ क्वेश्चंस तो फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं, जैसे ब्लड रीजनिंग में हो गया ब्लड रिलेशनशिप, टाइम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, चाहे क्वांट से ये भी जो भी मान लो, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो भी है वो फिक्स है, ठीक है। जीएस में भी कुछ पोर्शन फिक्स है, आपको बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उस एग्जाम को निकाल, मतलब जो भी पेपर आप दे रहे हो, आप खुद ही अपना आपको दिख जाएगा कितना मैं स्कोर करते जा रहा हूँ। लास्ट रिवीजन में यही है कि कितना मैं बेहतरीन मार्क्स लेके आ रहा हूँ, आपको एनालाइज अपने आप में ही खुद में एनालाइज करना है। सो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको बताई, दिस इज दी परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की है, बहुत सारे लोग भी फॉलो करते हैं, बट ये मेरी खुद की अपने पे अप्लाई की हुई स्ट्रेटेजी है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने लगभग मैक्सिमम रिटर्न सारे लगभग क्वालिफाई किए, जितने मैंने दिए, लगभग 13-14 एग्जाम तो रिटर्न मैंने खुद भी निकाले हैं। सो इसी बेस पे मैं ये आपके साथ शेयर किया कि शायद ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कूदे पड़े हैं इसमें तैयारी में, तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बट राइट वे में लिमिटेड ही है। जैसे मैंने कहा कि 5 से 10% लोग ही है जो राइट वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता। सो उनमें से क्या आप हो या नहीं, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं, और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत करो, रातों को काट के, आपको रात भर जग के आपको तैयारी करनी होती है, बिकॉज अगर मैंने कहा कि 80% लोग ऐसे ही भीड़ में हैं उसमें जो बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम भर दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बट 20% लोग ऐसे हैं जो सीरियस है उसी एग्ज़ाम से, उन 20% का भी सिलेक्शन उतनी सीट्स तो होती ही नहीं, आपको भी उनमें से ही आपको जितनी सीट्स हैं उसमें अपना नंबर लेके आना है। सो दैट लेवल यू हैव टू परफॉर्म। सो प्लीज़ डू हार्ड वर्क स्मार्टली इन राइट डायरेक्शन, और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन भी लगाइए, मोबाइल से दूरी बनाए रखें, और आजकल तो मोबाइल में भी प्रैक्टिस सेट आप इजीली मटेरियल ले सकते हो। सो यू कैन यूटिलाइज दिस मेथड ऑल्सो। कोई आप वर्किंग कोई कैंडिडेट है जो कहीं काम कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, या स्ट्रेटजी बना सकते हो आप, थोड़ा भी टाइम मिलता है आपको ऑफिस में, यू कैन यूटिलाइज दैट। ऑनलाइन आप एक भी प्रैक्टिस सेट दिन में लगा पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो प्लीज़ do practice in right way, do hard work in right way with right direction, so definitely you can crack it. And last चीज़ मैं बताऊंगा, enjoy your journey, be positive, never give up, you can fly, sky is the limit. जो इंसान है ना, इंसान के हाथ में बहुत कुछ है, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। aim high, make your target high, and do practice in right direction, do hard work, definitely you can achieve your goal. दुनिया में आए हो ना, इंसान बन के आए हो, इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सो यू परफॉर्म वेल, यूटिलाइज इट एंड गिव योर बेस्ट, और अपना ड्रीम जो आपने सोचा है लाइफ में मुझे करना है, अपना ड्रीम पूरा कीजिए, अपने घर वालों के सपने पूरे कीजिए, और इस देश के सपने पूरे कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, एंड थैंक यू सो मच। जो भी हमें आज देखने वाले हैं, जिन्होंने भी हमारी वीडियो को फॉलो किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप लोगों तक कुछ लेके आ पा रहे हैं, सो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्ट्रेटेजी, होप यू लाइक इट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।